आज हम व्यंजन संधि करेंगे। हमारी स्वर संधि पूरी हो गई है और व्यंजन संधि की शुरुआत करते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि स्वर संधि में प्लस के निशान से पहले भी स्वर होगा और उसके बाद भी स्वर होगा। स्वर का मेल स्वर से होता है तो स्वर संधि होती है। अब व्यंजन संधि में क्या होगा कि व्यंजन का मेल व्यंजन से हो चाहे स्वर से हो, यानी प्लस के निशान से पहले व्यंजन हो बाद में भी व्यंजन, या फिर यहाँ व्यंजन हो और यहाँ स्वर आ जाए, यहाँ भी स्वर आ सकता है और प्लस के बाद फिर व्यंजन आना जरूरी है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि व्यंजन के बाद व्यंजन आए या फिर एक तरफ व्यंजन जरूर आए तो व्यंजन संधि होगी। हमने वर्णमाला का टॉपिक पहले किया नहीं है, इसलिए हम पहले व्यंजनों के बारे में जानते हैं। ऐ से लेके औ तक स्वर होते हैं। अंग और अह ये दो अयोगवा है। इसके बाद व्यंजन यहाँ से शुरू होते हैं, क से लेके श्र तक। अच्छा, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनकी ज़्यादा जरूरत हमें पड़ेगी नहीं संधि में। यहाँ तक क से लेके है तक की हमें जरूरत पड़ेगी। दो व्यंजन और होते हैं ड़ और ढ, इनकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ मूल व्यंजनों की जरूरत होती है और मूल व्यंजन क से लेके है तक होते हैं। तो ये 5 लाइन, इस पूरी लाइन को हम कवर्ग बोलेंगे, इसको चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पैवर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होंगे, 5 व्यंजन होंगे। 5 ही वर्ग माने जाते हैं हिंदी की वर्णमाला में। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। ये जो पूरी लाइन है इसको हम क वर्ग से बोलेंगे, लेकिन इसको हम पहला व्यंजन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ये सारे होंगे यहाँ तक। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, लेकिन 5 के बाद 6, 7, 8 नहीं गिनना है। दोबारा से फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गिनना है। जैसे हमसे कोई पूछे ट कौन सा वर्ण है तो ये पहला वर्ण है, ड कौन सा वर्ण है तो तीसरा वर्ण है, प कौन सा वर्ण है पहला, फ कौन सा है दूसरा, इसी तरह घ कौन सा है चौथा। तो जो जिसका स्थान है वही बताया जाएगा। इसके बाद य र ल ये अंतस्थ व्यंजन है। श स है ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। तो इन व्यंजनों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। व्यंजन संधि करने के लिए हम सारे व्यंजनों को और स्वर को 2 भागों में बांट लेते हैं ताकि आसान हो जाए। तो 2 भागों में कैसे बांटेंगे हम? सघोष और अघोष में। सघोष वर्ण और अघोष। सघोष वो होते हैं जिनको बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन या नाद उत्पन्न होता है, उन्हें सघोष कहते हैं, और नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। तो सघोष वर्ण कौन से होंगे? वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, य, र, ल, व, है और सारे स्वर, ये सघोष होते हैं। और अघोष कौन से होते हैं? वर्गों का पहला, दूसरा वर्ण और तीनों श, ये अघोष होते हैं। तो इस प्रकार हमने सारे वर्णों को 2 भागों में बांट लिया, सघोष और अघोष। अब हमारे लिए संधि आसान हो जाएगी। तो हम व्यंजन संधि के आज पहला नियम करेंगे। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में संभावना ये होती है कि प्लस से पहले या तो आपको मैं मिलेगा या फिर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण या फिर कोई स्वर मिलेगा। हिंदी में इतने ही कवर होते हैं कि प्लस से पहले मैं मिल जाए या किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण मिल जाए या फिर स्वर मिल जाए। तो इनमें से कोई एक आज हम करेंगे। मैं वाला कर लेते हैं। हम व्यंजन संधि का पहला नियम करते हैं कि यदि पूर्व पद के अंत में
किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आए तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, य, ल, व या फिर स्वर आए तो जो पहला वर्ण है वो अपनी ही लाइन के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा या अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। जैसे हम इसको थोड़ा छोटा करके लिखें तो ये होगा कि प्लस से पहले पहले वर्ण कितने हैं, क वर्ग का पहला वर्ण क हो गया, या फिर च आ जाए, या फिर ट आ जाए, या फिर त आ जाए, या प आ जाए। यानी किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आए, बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण या य, र, ल, व या फिर स्वर आए, तीसरा चौथा ऐसे ये वाले वर्ण, तीसरा चौथा वर्ण य, र, ल, व और स्वर। सघोष वर्णों में लगभग आ जाते हैं, पांचवा वर्ण रह को छोड़ दिया हमने, तो तीसरा, चौथा, य, र, ल, व और स्वर में से कोई भी वर्ण आए तो जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ये जो पहला वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे क बदल जाएगा ग में, च बदल जाएगा ज में, ट बदल जाएगा ड में, त बदल जाएगा द में और प बदल जाएगा ब में। कब बदलेगा ये, मान लो शब्द आ गया वाक प्लस में ईश, यहाँ पे क और इसके बाद स्वर आ गया तो क किस में चला जाएगा, ग में। अब ग तो आधा ही था लेकिन तुरंत बाद क्या है, स्वर है तो ये हलंत हट जाएगा और इसमें लग जाएगा वागीश। इसी तरह हलंत न हो और आगे स्वर ना हो, जैसे दिक प्लस में दर्शन। अब देखो दिक क किस में जाएगा, ग में, क्योंकि क का तीसरा क्या है, ग, और आगे स्वर नहीं है तो इसका आधा ही छोड़ देंगे हम। दिग्दर्शन, दिक प्लस में विजय, दिग्विजय, ऋक प्लस में वेद, ऋग्वेद। तो आगे स्वर है तो पूरा कर देंगे, नहीं तो आधा ही छोड़ देंगे उसको। अच प्लस में अंत, च के बाद स्वर तो फिर च जाएगा ज में और ये स्वर इसमें लग जाएगा अजंत। अब तुम कहोगे ये तो अंग है, भाई अंग की सिर्फ बिंदी होती है, इसमें जो नीचे ए की सहायता दी जाती है, तो अंग सिर्फ बिंदी है, नीचे ए की क्या है, सहायता है, तो इसको हम ए मानेंगे और ऊपर अंग की मात्रा। इसी तरह सट प्लस में रस, र आ गया, र दे रखा है तो ट किस में जाएगा, ड में, क्योंकि ट की लाइन का तीसरा क्या है, ड है, तो ये शब्द बनेगा सडरस। अब यहाँ ड के बाद कोई स्वर नहीं था तो ये आधा ही रहेगा, सडरस। इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं, सडरस। अगर स्वर हो सट प्लस में आनंद तो सट का बन जाएगा सड और आ की मात्रा लग जाएगी सडानन, कार्तिकेय का पर्यायवाची है, तो ये शब्द क्या बनेगा, सडानन। द वाले भी आ सकते हैं, जैसे ये साफ करके ही लिख लेते हैं। सत प्लस में भावना, तय पहला वर्ण है, भय चौथा वर्ण है, तो तय किस में जाएगा, द में, सत भावना, द पे हम हलंत लगा देंगे, आगे स्वर नहीं है। सत प्लस में बुद्धि, सद्बुद्धि। उत प्लस में योग और ये शब्द बनेगा उद्योग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अप प्लस में जय, ये शब्द बनेगा अब्ज, कमल को कहते हैं। तो इस प्रकार पहले वर्ण के बाद इनमें से कोई वर्ण आए
तो पहला वर्ण किस में बदलेंगे, तीसरे वर्ण में, उसी के तीसरे में बदल देंगे हम। अगर प्लस से पहले या पूर्व पद के अंत में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आए, उसके बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आए, तो पहला वर्ण अपनी ही लाइन के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। अब देखो पहले वर्ण में तो यही आ सकते हैं, पांचवें वर्ण में ये 5 वर्ण होते हैं, पर इन 3 वर्णों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, तो ये किसी भी शब्द की शुरुआत में नहीं आएंगे, सिर्फ न और मैं मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे न या मैं भी लिख सकते हैं। तो ये अपने ही पांचवें में बदलेंगे। जैसे क का पांचवा क्या है, न, च का पांचवा य, और ट का पांचवा ण, त का पांचवा न, प का पांचवा मैं, इनमें बदलेंगे। ये पांचवें वर्ण हो गए हैं। अब इनके उदाहरण देखो, जैसे दिक प्लस में नाग, पहले के बाद पांचवा, तो पहले का पांचवा ये होगा, और हम शब्द बना लेंगे दिंग नाग, यस को बोलते हैं बड़ाई, दिंग नाग आ चुका है ये पेपर में। ऐसे ही जैसे सट प्लस में मास, मैं आ गया यहाँ पे, तो ट का पांचवा है ण, षण मास, 6 महीने होता है इसका अर्थ। और भी आ सकता है उत प्लस में नति, और ये शब्द बन जाएगा उन्नति। अप प्लस में मैं, पहले वर्ण के बाद पांचवा, और ये शब्द बनेगा अम्य। अम्य का मतलब जलमग्न, अप का मतलब पानी, मैं का मतलब मग्न, जलमग्न। तो पहले के बाद पांचवा आए तो पांचवें में बदलेंगे, तीसरा चौथा या रह आए, है भी आए तो भी तीसरे में बदलेंगे, है के बाद में करेंगे उदाहरण हम। ये सघोष वर्णों में आ गए सारे। अगर अघोष आए, पहला दूसरा या तीनों शय में से कोई आ जाए, तो पहले को नहीं बदलेंगे, हम उसको वैसा ही छोड़ देंगे। देखो पहले के बाद पहला या दूसरा आ जाए या से आ जाए तो हम नहीं बदलेंगे। जैसे शत प्लस में कार, ये भी पहला है और ये भी पहला है, तो हम इसको ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे, शतकार। प्राक प्लस में कथन, ये भी पहला ये भी पहला, और ये ऐसे का ऐसा रख देंगे हम, प्राक कथन। उत प्लस में किरण, और ये शब्द बनेगा उत्कीर्ण। उत प्लस में तीरण, उत्तीर्ण। साक्षात प्लस में कार, साक्षात्कार। तो इस प्रकार हम समझे कि पहले के बाद अघोष वर्ण आए तो पहले को पहला ही रखेंगे, सघोष वर्णों में से पांचवा वर्ण आए तो पांचवें में बदल देंगे, बाकी कोई भी वर्ण आए तो तीसरे में बदल देंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।